हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो करंट टॉपिक है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएं। तो चलिए, आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम बेसिक स्ट्रेंथ की तरफ बढ़कर आए हैं। तो अकॉर्डिंग टू आरेनियस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी और अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, हमने बेस को डिफरेंट रोल में क्लासिफाई किया था। बट मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई थ्योरी है तो वह है ब्रॉन्स्टेड लॉरी। तो चाहिए, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या बताया था? ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कहा था कि बेस वो होता है जो H+ लेता है। तो कहने का मतलब उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। तो क्या वो अपना लोन पेयर देगा और H+ लेगा? अगर वो अपना लोन पेयर देता है और H+ लेता है तो क्या वो BH+ बना लेगा? व्हाट इज द बी? बी इज अ बेस। क्या है बी? बी एक बेस है, और बेस जब H ले लेता है तो बनता है कॉन्जुगेट एसिड। क्या बनता है भाई? कॉन्जुगेट एसिड बनता है। तो जो कॉन्जुगेट एसिड बना है, क्या अगर वो स्टेबल बन जाता है तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो, जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। कहने का मतलब अगर आपको आगे की तरफ स्टेबिलिटी मिल रही है तो रिएक्शन कहां मूव करेगी? आगे की तरफ। अगर आपको पीछे की तरफ मिल रही है तो पीछे की तरफ मूव करेगी। बोलो, करेगी कि नहीं करेगी? तो कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाए? अगर स्टेबल हो जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब जो बेसिक स्ट्रेंथ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। अगर हमने कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबल कर दिया तो इसका मतलब हमने केटाइन को स्टेबल कर दिया, और अगर केटाइन स्टेबल हो गया तो इसका मतलब जो लोन पेयर है वो जल्दी से H लेगा और तुरंत किधर आ जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड की तरफ। तो अगर दो बेस हैं और दोनों में से किसी एक बेस का कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है तो क्या हो जाएगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उस तरफ जल्दी मूव करेगी, तो जो जल्दी मूव करेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो कहने का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर है कहानी? चलिए, जो कॉन्जुगेट एसिड है वो क्या है? वो केटायन है। क्या है? केटायन। और केटायन को कौन स्टेबल करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो कहने का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि वो केटायन को स्टेबल कर रहा है, और केटायन स्टेबल हो गया तो बेसिक स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ जाएगी। बोलो, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या है? +R +H +I। एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाते थे? -R -H -I। पर यहां कौन बढ़ाएगा? +R +H +I। कौन कम करेगा? -R -H -I। क्लियर है? इसके अलावा साइज भी केटाइन के लिए एक ग्रुप में क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। उसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होनी चाहिए एक पीरियड में। बोलो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और आगे बढ़ते हैं। क्या हमने बात करी थी कि अगर मैं यहां पे PKB निकाल लेता हूं तो क्या -log KB आ जाएगा? व्हाट इज द KB? KB इज द बेसिक कांस्टेंट। क्लियर? कहने का मतलब बेस का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसके अंदर हमें क्या पता लगता है कि अगर PKB बढ़ता है तो KB क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो KB तो बढ़ेगा, पर PKB क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? क्लियर है कहानी? चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस की बात हम कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में आपको क्या करना है? रखना है गिवन कंपाउंड्स को। चलिए, 1 by 1 चेक करते हैं। F- Cl- Br- I-। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या माइनस चार्ज किस पर ज्यादा स्टेबल है? कैसे देखेंगे? पहले ये चेक करो, क्या ये ग्रुप का एलिमेंट है? बिल्कुल, ये ग्रुप का एलिमेंट है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ती है? साइज। कहने का मतलब साइज अगर बढ़ रही है
तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि साइज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो बेसिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा जिसका साइज कम होगा। क्लियर है कहानी? तो किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। उसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक पीरियड के हैं। अगर पीरियड के हैं तो क्या देखना पड़ेगा आपको, पीरियड के एलिमेंट्स के अंदर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना पड़ता है। तो En कम होगा, इनवर्सली होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। जो कम En रखता है उसकी डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा होती है, और हमें डोनेट ही करना है। क्यों डोनेट करना है? क्योंकि हमें H+ को लेना है। H+ को तभी ले पाएंगे जब लोन पेयर को डोनेट करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? F- ज्यादा En रखने की वजह से माइनस उस पर स्टेबल हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। क्लियर है कहानी? तो ज्यादा में क्या देखना है हमें, कम स्टेबल कौन है, किसकी En कम है, कार्बन की। तो ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एक ग्रुप के एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है? एक ग्रुप के एलिमेंट है। तो अगर दोनों को चेक करें तो दोनों में साइज किसकी बड़ी है, फॉस्फोरस की। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका अच्छा होगा, इसका अच्छा होगा। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अब बात करें PH3 और H2O में, जो कि एक किसके एलिमेंट है, सॉरी PH3 और H2O में बात ना करके NH3 और H2O में बात करें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन दोनों में जो सबसे ज्यादा होगा वो कौन होगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी एक पीरियड में उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो सबसे अच्छा माना जाता है ए के बाद बी के बाद सी। क्लियर है कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 के अंदर आप देखो ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो कहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, sp3 पर। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वहां बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और देखो ये नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है, ये है 2 डिग्री कार्ब एनायन, ये है 1 डिग्री कार्ब एनायन। कहने का मतलब इसके एक ही तरफ से प्लस आई है, इसके दो तरफ से प्लस आई है, और इसका नेगेटिव तो अवेलेबल ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। मतलब ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसके लिए -r का काम करेगा, -m का काम करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? -m -r बेसिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते? तो फिर सबसे बेकार तो कौन हो गया, C। अब बचा A और B, इन दोनों में कौन अच्छा है, 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि दोनों तरफ से प्लस आई मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। B, A और C आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करते हैं तो ये है 1 डिग्री अमाइन, ये है 2 डिग्री अमाइन, और इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। तो ये तो सबसे बेकार हो गया, क्योंकि जब लोन पेयर ही अवेलेबल नहीं है तो H को ले कहां से पाएगा, तो H लेने की टेंडेंसी कम हो गई, तो बेसिक अच्छा नहीं है। बेस तो वही अच्छा है जो लोन पेयर दे सके, H+ ले सके। क्लियर है कहानी? तो देखो ध्यान से, सबसे अच्छा कौन हो जाएगा भाई, B, फिर A, सबसे बेकार C। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है। ये क्या है, ये लोकलाइज्ड है, दिस इज डीलोकलाइज्ड है। अगर डीलोकलाइज्ड है तो अवेलेबल नहीं होगा, और हमें तो अवेलेबिलिटी चाहिए। अवेलेबिलिटी होगी तभी H+ ले पाएगा, लोन पेयर दे पाएगा। क्लियर है? तो आंसर क्या आ जाएगा, B इज ग्रेटर देन A। क्वेश्चन नंबर 8, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, ये लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है। ये तो है डीलोकलाइज्ड, ये है लोकलाइज्ड। तो कौन सा अच्छा है, लोकलाइज्ड। तो A इज ग्रेटर देन B। क्वेश्चन नंबर 9, नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये तो सिर्फ लोकलाइज्ड है, ये क्या है, लोकलाइज्ड। तो 2 तो हैं डीलोकलाइज्ड और 1 है लोकलाइज्ड। तो सबसे अच्छा कौन हो गया, लोकलाइज्ड। जो फ्री बैठा है, जो फ्री बैठा है वो आराम से जाएगा H+ के पास और कहेगा भाई मैं तुम्हें ले लेता हूं। जो ऑलरेडी बिजी है उसके पास टाइम ही नहीं है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो H+ को क्यों देगा, नहीं देगा। तो फिर A के बाद कौन, B के बाद C, क्योंकि जो जितना ज्यादा RS करेगा उतना ही ज्यादा बिजी है। क्लियर? नाइट्रोजन का लोन पेयर डबली बॉन्डेड है, sp2
दिस इज sp3, दिस इज ऑल्सो sp3। तो हमारे पास दो नाइट्रोजन है, एक sp3 एक sp2। तो sp3 वाले नाइट्रोजन को हम बोल देते हैं A, sp2 वाले को बोल देते हैं B। तो कौन ज्यादा अच्छा, कौन ज्यादा अच्छा भाई? sp3 वाला, क्योंकि sp3 की EN कम होती है। तो A इज ग्रेटर देन B। क्लियर है कहानी? क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है। यहां पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है। बोलो है कि नहीं है? दोनों के अंदर डीलोकेलाइज्ड है। क्लियर है कहानी? अब दोनों के अंदर डीलोकेलाइज्ड है तो हम दोनों का क्या बना लेते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बना लेते हैं। तो इसका भी मैंने कॉन्जुगेट एसिड बनाया, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाऊंगा तो ये H+ लेगा और H+ लेके क्या हो जाएगा? एक H तो इसके पास पहले ही था, एक और H आ गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका भी अगर हमने कॉन्जुगेट एसिड बनाया तो क्या हो जाएगा कि 2H तो इसके पास पहले ही थे, ये हो गया NH3+। अब पहले ये कैसा था? पहले था एरोमेटिक। ये भी पहले कैसा था? एरोमेटिक। ये अभी भी क्या है? बेंजीन है इसके पास, तो अभी भी एरोमेटिक, पर इसमें प्लस आ जाने की वजह से ये हो चुका है sp3। और sp3 कार्बन अगर कहीं आ जाए, नाइट्रोजन कहीं आ जाए, तो इसका मतलब वो हो जाता है नॉन एरोमेटिक। तो कहने का मतलब ये वाला जो कंपाउंड था इसकी स्टेबिलिटी तो कम हो गई, इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो कम स्टेबल है, जबकि इसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा अच्छा कौन हो जाएगा? A इज ग्रेटर देन B हो जाएगा। क्लियर है कहानी? चलिए, नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकेलाइज्ड है, नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है। यहां पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है। तो सबसे अच्छा तो कौन हो गया? A हो गया। अब B और C में बात करें तो मुझे बताओ, यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन से कार्बन पे जा रहा है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, जबकि यहां मोर से किस पे जा रहा है? सॉरी, लेस से किस पे जा रहा है? मोर पे। तो लेस से मोर पे जाना पसंद करेगा या मोर से लेस पे? मोर से लेस से मोर पे जाना पसंद करेगा। मतलब ये तो फिजिबल है, पर ये फिजिबल नहीं है, ये इतनी आसानी से नहीं होगी। अगर ये जब नहीं होना चाहता फिर भी ये हो रहा है, तो क्या इसका मन है क्या इलेक्ट्रॉन देने का? नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि मेरे इलेक्ट्रॉन को मेरे से दूर मत भेजो, क्योंकि वो वहां अनस्टेबल हो जाएंगे। तो क्या हो गया? अगर अनस्टेबल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं भेजना चाहेगा, और ये नहीं देना चाहेगा तो इसके कुछ लोन पेयर यहां पर भी अवेलेबल रहेंगे। अगर यहां अवेलेबल है तो इसका मतलब ये H+ को ले सकता है। तो A के बाद कौन आ जाएगा? B, B के बाद कौन आ जाएगा? C। क्लियर है कहानी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 में बात करें तो दिस इज द -R ग्रुप, दिस इज द +R ग्रुप। Cl ऑलवेज -I लगाता है, तो बताओ सबसे अच्छा कौन? सबसे अच्छा B, क्योंकि +R बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, -R -I दोनों घटाते हैं, पर ज्यादा इफेक्टिव, कम इफेक्टिव कौन है? -I। तो इस वजह से C पहले आ जाएगा और सबसे बेकार है A। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, 3α-H। कितने अल्फा H? 3α-H, 2α-H, इसके पास 1α-H, इसके पास 0α-H, ओनली +I। तो सबसे अच्छा कौन? जिसके पास +H ज्यादा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो आंसर है A, B, C एंड D। क्लियर है कहानी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी +H पैरा पर है, ये भी +H, ये भी +H, किसका +H ज्यादा होता है? CS3 का। तो आंसर आ जाएगा A, B एंड C। क्लियर है कहानी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, ये मेटा पर +I, और ये भी +I, किसका +I ज्यादा? CT3 का। तो आंसर क्या आ जाएगा? CBA आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, लोन पेयर डीलोकेलाइज, लोन पेयर डीलोकेलाइज, लोन पेयर डीलोकेलाइज, बेंजीन 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 सबके पास है। अब यहां पर एक मिथाइल आ रहा है, यहां पर दो मिथाइल आ रहे हैं, मतलब दो मिथाइल, मतलब दो बार +I, यहां पर एक बार +I, यहां पर कुछ नहीं है। तो सबसे अच्छा कौन? C, फिर B, फिर A। क्लियर है कहानी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बात करें तो ये नाइट्रोजन डीलोकेलाइज्ड है, ये नाइट्रोजन डीलोकेलाइज्ड है, ये नाइट्रोजन लोकेलाइज्ड है, तो ये H+ को लेना पसंद करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? यहां पर भी ये लोकेलाइज्ड है तो ये H+ को लेना पसंद करेगा। अब यहां पर तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ये किसका काम कर रहा है? +R का। ये किसका काम कर रहा है? +H का। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? जबकि यहां पर ये किसका काम कर रहा है? +R का। ये भी किसका काम कर रहा है? +R। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? इस नाइट्रोजन को। बोलो दे रहा है कि नहीं दे रहा? क्योंकि जब ये वाला रेजोनेंस करेगा, ये वाला भी रेजोनेंस करेगा, तो यहां माइनस आएगा कि नहीं आएगा? अगर यहां माइनस आएगा तो इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब ये H+ आराम से ले लेगा। तो दोनों जगह जहां +R है वहां बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब सबसे अच्छा कौन? A इज ग्रेटर देन B।
क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसको आप थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें, इन कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं आगे। पहले हम 24, 25 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो लोन पेयर क्या है? लोन पेयर लोकलाइज्ड है। लोन पेयर क्या है? डीलोकलाइज्ड है। लोन पेयर क्या है? डीलोकलाइज्ड। तो सबसे अच्छा कौन? ए। अब बात करें बी और सी की, जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। बी और सी में कौन ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड बनाता है? वो है बी। तो ए के बाद बी, बी के बाद सी। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर फ्लोरीन पैरा पर है, ये भी माइनस आई लगाता है, ये भी माइनस आई लगाता है। बोलो लगाता है कि नहीं लगाता? क्लियर है ना कहानी? तो दोनों में से कौन अच्छा हो जाना चाहिए? दोनों में से अच्छा हो जाना चाहिए कौन? ए और बी में से दोनों का माइनस आई काम करता है, तो दोनों के माइनस आई में कौन अच्छा होगा? बी का माइनस आई कम होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? बट आपको एक बात बता दूं कि जो हेलोजेंस होते हैं वो प्लस आर भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस आर भी लगाते हैं। तो अगर प्लस आर के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बोलो दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा है। क्लियर है कहानी? अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, जब इनका आप कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो क्या आ जाएगा? किस तरीके से बनेगा कॉन्जुगेट एसिड? कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां NH3 प्लस आ जाएगा। क्लियर है कहानी? यहां पर फ्लोरीन आ जाएगा और यहां पर NH3 प्लस आ जाएगा और क्लोरीन आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब NH3 प्लस के साथ रेजोनेंस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है डबल बॉन्ड का, तो ये दोनों क्या लगाएंगे? ये इंडक्टिव लगाएंगे। अगर रेजोनेंस हो जाता तो ये प्लस आर लगाते, बट अभी रेजोनेंस नहीं हो रहा तो दोनों का माइनस आई काम करेगा। और माइनस आई के अकॉर्डिंग किसका माइनस आई कम है? क्लोरीन का। तो बी इज ग्रेटर देन ए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है कहानी? चलिए अगला इफेक्ट है SIP इफेक्ट। जैसे कि हमने वहां पढ़ा था SIR इफेक्ट, यहां है SIP इफेक्ट। बोले तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनाइजेशन। बोलो है कि नहीं है? क्लियर है कहानी? चलिए बात करते हैं क्या कहानी है कि अगर मान लेते हैं हमने नॉर्मली लिया है एनिलीन। क्या लिया है हमने? एनिलीन। दिस इज एनिलीन। एनिलीन क्या है? एक बेस। क्या है? एक बेस। बेस का काम होता है H+ लेना, तो अपने इलेक्ट्रॉन देगा, H+ ले लेगा। बोलो लेगा कि नहीं लेगा? तो क्या बनाया इसने? इसने बनाया NH3 पॉजिटिव। बनाया कि नहीं बनाया? क्लियर? ये H+ कहां से आया? OH- भी साथ में है, प्लस OH-। तो क्या यहां OH- का कंसेंट्रेशन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? जो ये बना कॉन्जुगेट एसिड, ये भी स्टेबल हो गया और OH- का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सामने H लेने वाला बैठा है। बैठा है कि नहीं बैठा? तो इसका कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। पर हमने क्या किया कि ये जो एनिलीन थे इसके ऑर्थो पोजीशन पे एक ग्रुप लगा दिया। दिस इज द G बल्की ग्रुप। कैसा ग्रुप लगा दिया? बल्की ग्रुप। अब हम फिर से क्या कर रहे हैं? वाटर को ला रहे हैं। ये क्या करेगा? वाटर से H+ लेगा। बोलो लेगा कि नहीं लेगा? इसने फिर से H+ लिया। जैसे इसने H+ लिया, लेते ही क्या बनाया इसने? NH3+ बनाया और यहां ग्रुप लगा हुआ है बल्कि। अब पहले जो NH2 था वो मैंने आपको बताया था कि एक स्मॉलर ग्रुप होता है, तो यहां तो कोई फैक्टर वर्क नहीं करता। पर जब जैसे ही NH3 आ जाता है वैसे क्या हो जाता है? ये हो जाता है बिगर ग्रुप। कैसा ग्रुप हो जाता है भाई? ये बिगर ग्रुप। अगर ये बिगर ग्रुप हो गया तो क्या होगा? इन दोनों में होगा रिपल्शन। क्या होगा इन दोनों में? इन दोनों में होगा रिपल्शन। अगर रिपल्शन हुआ तो क्या ये NH3 को इस फॉर्म में स्टेबल रहने देगा? क्या नहीं रहने देगा। मतलब रिएक्शन कहां आ जाएगी? वापस से बैकवर्ड आ जाएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? अगर रिएक्शन बैकवर्ड आ गई तो ये OH- का कंसेंट्रेशन जो धीरे धीरे बढ़ने वाला था ये अपना आप क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। अगर OH- का कंसेंट्रेशन बढ़ गया, सॉरी कम हो गया, तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। तो हमें क्या बोलना चाहिए कि जब बेंजोइक एसिड था तब तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, पर आज एनिलीन आ गया तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम हो गई। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑर्थो, हम क्या बोलेंगे भाई? ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन इट्स मेटा एंड पैरा एनिलीन। क्लियर है कहानी? वहां पर ऑर्थो वाला ज्यादा था मेटा और पैरा से, पर यहां पर ऑर्थो वाला
कम बेसिक है किससे, मेटा और पैरा से। क्लियर है कहानी। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, वापस से आ जाते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19, यहां पर भी SIR, यहां पर भी SIP, यहां पर भी SIP, यहां पर भी SIP। जहां SIP ज्यादा वहां बेसिक स्ट्रेंथ कम, तो आंसर क्या आ जाएगा, ABC। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, SIP, दो जगह से SIP, यहां पर SIP, तो दो छोटे छोटे ग्रुप एक बड़े ग्रुप को डोमिनेट कर जाते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से SIP है तो सबसे बेकार है। सबसे अच्छा कौन होगा, ये वाला, क्योंकि ये छोटा ग्रुप है। तो ए के बाद C के बाद सबसे बेकार P। क्वेश्चन नंबर 21, SIP लग रहा है ऑर्थो पर होने की वजह से। मिथाइल यहां +I लगा रहा है, यहां पर +H लगा रहा है। क्या लगा रहा है यहां पर, +H। तो +I+H में सबसे अच्छा कौन, +H। तो C, फिर B, A तो सबसे बेकार। बोलो है कि नहीं है। यहां पर NO2 बड़ा ग्रुप SIP, यहां पर -I, यहां पर -R, तो -I -R में अच्छा कौन, -I। तो B, फिर C और सबसे बेकार A। क्लियर है कहानी। NH2 यहां लग रहा है SIP, जबकि यहां लग रहा है SIR। मैंने लिखवाया था NME2 इज अ बल्की ग्रुप। कैसा ग्रुप है, बल्की ग्रुप। इसमें H लेने के पहले, भाई इसमें तो क्या हो रहा था, H लेने के बाद रिपल्शन स्टार्ट हुआ था, जबकि NME2 में H लेने के पहले ही रिपल्शन है। अगर पहले ही रिपल्शन है तो ये वाला जो लोन पेयर है पहले ही आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, यहां से कनेक्टिविटी टूट जाएगी। अगर कनेक्टिविटी टूट गई तो ये लोन पेयर कैसा हो चुका है, लोकेलाइज्ड हो गया है। अगर ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड हो गया तो क्या आराम से चले लेगा कि नहीं लेगा, आराम से चले लिया, तो इसका मतलब B इज ग्रेटर देन A। क्लियर है कहानी। चलिए, तो इस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ जो हमने पढ़ा है इसको यूटिलाइज कहां करना है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, इसकी भी बात हम यहां पर कर लेते हैं। एसिड बेस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं देखो ध्यान से। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहां पर कि यहां पर एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्शन होती है, और जब रिएक्शन हो जाती है तो एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस, और बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड। बोलो बनता है कि नहीं बनता। जो एसिड ये वाला है अगर ये स्ट्रांग है तो बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो हमेशा वीक होगा। हमेशा कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो वीक होगा, मतलब इससे बनने वाला जो बेस होगा वो हमेशा क्या होगा, वीक होगा। अगर ये बेस भी स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इससे बनने वाला जो एसिड होगा वो हमेशा वीक होगा। तो कहने का मतलब हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एक तरफ होंगे, वीक एसिड वीक बेस, क्या वीक एसिड वीक बेस जो होंगे वो एक तरफ होंगे। क्लियर है कहानी। अब बात ये आती है कि आखिर जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो रिएक्शन किस तरफ मूव करेगी, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। क्लियर। तो क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि कोई भी रिएक्शन दे देगा और उससे पूछेगा कि रिएक्शन लेफ्ट जा रही है राइट जा रही है, या फिर ये फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जा रही है, या फिर ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्लियर। तो चाहे राइट हो, राइट जा रही हो, चाहे फॉरवर्ड जा रही हो, चाहे स्पॉन्टेनियस हो, इन तीनों का एक ही मतलब है, रिएक्शन आगे जा रही है। अगर लेफ्ट साइड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इन तीनों का एक ही मतलब है। अब हमेशा ध्यान रखें, रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ या स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ मूव करती है। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक कहीं पर भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग राइट साइड पर भी हो सकता है, लेफ्ट साइड पर भी हो सकता है, वीक राइट साइड पे भी हो सकता है, लेफ्ट साइड, वो आपको जज करना आना चाहिए, क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन के अंदर कंपैरिजन कर लिया है। तो चलिए वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा HCl प्लस NaOH। HCl अगर H देता है तो क्या बनाएगा, HCl अगर H देता है तो क्या करेगा, ये बनाएगा H प्लस Cl माइनस। बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। इसने क्या किया, H प्लस Cl माइनस, जबकि NaO इसने क्या बनाया, Na प्लस OH माइनस। क्या HCl अपना H देगा तो क्या ये अपना OH इस पे अटैक करेगा और ये वाटर बन गया कि नहीं बन गया। मतलब HCl से जो बना है वो ये बना है। बोलो बनाए कि नहीं बना। HCl से जो बनता है वो है इसका कॉन्जुगेट बेस।
क्योंकि ये एसिड था, ये क्या है, एसिड, और ये था बेस, और इस बेस से जो बना है वो है कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर है कि नहीं? अब हमारे पास दो तो एसिड आ चुके हैं और दो ही बेस आ चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से एसिड हैं, देखो ध्यान से, HCl, या फिर हमारे पास एसिड है वाटर, या फिर हमारे पास बेस है NaOH, या फिर NaCl। अब आप दोनों में से किसी को भी कंपैरिजन कर सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जो आपका पार्ट अच्छा हो। अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छे से निकालना आता है तो एसिड को कंपेयर करें, आपको बेसिक स्ट्रेंथ अच्छे से निकालना आता है तो बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें। तो चलिए एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लेते हैं। HCl और H2O में HCl ज्यादा अच्छा होगा। कौन ज्यादा अच्छा होगा? HCl ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये एक ग्रुप के एलिमेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, जबकि HCl जो है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट है। कौन है वो? थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए अच्छा एसिड है। अगर HCl अच्छा एसिड है तो रिएक्शन हमेशा इधर से इधर की तरफ मूव करेगी, मतलब रिएक्शन कहाँ जाने वाली है? फॉरवर्ड जाने वाली है। कहाँ जाने वाली है? क्योंकि HCl अपना एज आराम से दे देगा और रिएक्शन को आगे की तरफ मूव करवा देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये है एसिड क्योंकि H+ है, ये है बेस, तो एसिड से क्या बना? ये बना कॉन्जुगेट बेस और ये बना कॉन्जुगेट एसिड। अब हमारे पास दो एसिड हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड भी है, एक H2O भी है। ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। बताओ कौन अच्छा एसिड है? वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन रखता है 3.5 जबकि ट्रिपल बॉन्ड रखता है 3.25। तो जहां EN ज्यादा होगी वहां एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो वाटर अच्छा एसिडिक है तो रिएक्शन कहां आ जाएगी? बैकवर्ड आ जाएगी। कैसी आ जाएगी? बैकवर्ड, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रिपल बॉन्ड, ये है एसिड, ये है बेस, ये है बेस और ये है एसिड। तो अमोनिया और ट्रिपल बॉन्ड, अमोनिया की इलेक्ट्रॉनिक 3.0 जबकि इसकी 3.25। तो कौन अच्छा हो जाएगा दोनों में? जिसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होगी वो अच्छा होगा। मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो रिएक्शन को कहां भेज देगा? आगे। दिस इज द फॉरवर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे किसके अंदर? एग्जाम के अंदर। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, SO3H एसिड है और ये अपना H देगा इसको, तो ये बना लेगा बेस, तो ये बन गया एसिड। दिस इज द कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? कार्बोनिक एसिड। जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दिस इज द H2CO3। बोलो है कि नहीं है? H2CO3। इसके पास COOH कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिखाई दे रहा होगा, पर इसके पास तो सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड हमेशा अच्छा होता है क्योंकि 3 इक्विवेलेंट RS बनते हैं, जबकि वहां 2 इक्विवेलेंट RS बनेंगे। तो कौन रिएक्शन कहां चली जाएगी? फॉरवर्ड चली जाएगी। कहां चली जाएगी भाई? फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द फिनॉल एसिड है। ये एक बेस है, एसिड से जो बनता है वो बनता है कॉन्जुगेट बेस और यहां बनता है कॉन्जुगेट एसिड। जब हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया था तो मैंने बताया था फिनॉल और वाटर में, दिस इज द फिनॉल। ये क्या है भाई? फिनॉल है। फिनॉल और वाटर में कौन ज्यादा एसिडिक? फिनॉल, क्योंकि फिनॉल से जो कॉन्जुगेट बेस बनता है, मतलब इसका जो एसिड है इससे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कैसा बनेगा? वो कुछ ऐसा बनेगा। क्या वो ऐसा बनेगा? और वो रेजोनेंस स्टेबल होगा कि नहीं होगा? तो रिएक्शन कहां जाने वाली है? आगे। दैट मीन्स फॉरवर्ड। कहां जाने वाली है? फॉरवर्ड जाने वाली है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ETOH, दिस इज द एसिड, दिस इज द बेस, दिस इज द बेस एंड दिस इज द एसिड। इथाइल एल्कोहल और वाटर दोनों एसिड है। मैंने बताया था मिथाइल एल्कोहल ही एक ऐसा एल्कोहल है जो कि वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, बाकी सब एल्कोहल वाटर से कम एसिडिक होते हैं। उसका रीजन भी है कि इथाइल +I लगाता है और +I एसिडिक स्ट्रेंथ को गिराता है। गिराता है कि नहीं गिराता? तो ज्यादा एसिडिक कौन? वाटर। तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, मतलब रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर है कहानी? मतलब रिएक्शन लेफ्ट साइड पे मूव करेगी। बोलो करेगी कि नहीं करेगी? तो स्टूडेंट्स यहां से इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ वाला जो टॉपिक हमने कवर किया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 2 से 3 क्वेश्चन हर साल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी अदर क्वेश्चंस हों जो आपके पास हों, जो आपको कहीं पर भी सोर्स के थ्रू मिल रहे हों, उनके थ्रू करें। अदरवाइज अगर आप और नहीं कर सकते तो कम से कम इन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल लगा के जाए। मैंने हर एक कंसेप्ट को जहां से भी लिया है उसके अंदर हर एक वैरायटी का कंसेप्ट कवर हो चुका है।
तो आपको कहीं पर भी अदर सोर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप अगर इन नोट्स को कवर कर लेते हैं, नोट्स को प्रॉपरली रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से बना लेते हैं और इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके आप खुद सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो कि अगर नया भी बन के आ जाता है तो कंसेप्ट नया आ जाए। कंसेप्ट कभी भी नया नहीं आने वाला है, सेम कंसेप्ट है। और जो एसिड बेस रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारा एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट।